नमस्कार। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम जिस विषय को विधि शास्त्र के अधीन रहते हुए जिसकी हम जानकारी लेंगे, उनमें जो स्कूल्स हैं, विधि शास्त्रीय जो विचारधाराएं जिसको स्कूल्स के नाम से जाना जाता है, उसमें बहुत सारे जो विद्वान हैं विधि शास्त्र में समय समय पर अपने विचार कानून व इसके तथ्यों पर व्यक्त किए थे। वे अपनी मान्यताओं का उनके द्वारा उल्लेख किया गया है। यही विचार आगे चलकर विचारधाराओं में विख्यात हुए और विधि शास्त्र की कुछ जो विचारधाराएं हैं वो आगे बढ़ी, जिनमें प्रमुख विचारधाराएं हैं प्राकृतिक विधि विचारधारा, जिसके बारे में हमने पूर्व में ही कुछ उसके विधि शास्त्रियों के बारे में पढ़ा और जाना। दूसरी जो विचारधारा है प्रमुख, वो है विश्लेषणात्मक विचारधारा। तीसरी जो विचारधारा है ऐतिहासिक हिस्टोरिकल विचारधारा। चौथी है समाजशास्त्रीय सोशियोलॉजिकल विचारधारा। इसके साथ ही एक विशुद्ध प्योर थ्योरी ऑफ लॉ विशुद्ध विधि विचारधारा और तुलनात्मक कंपैरेटिव विचारधारा आदि ये विचारधारा प्रमुख विधि शास्त्रीय विचारधाराएं हैं। इनमें जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है उसके बारे में हम आज कुछ चर्चा करेंगे। तो पॉजिटिव, जिसको हम एनालिटिकल या पॉजिटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से पॉजिटिव स्कूल्स के नाम से जानते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कौन कौन से विधि शास्त्री इसके प्रमुख विधि शास्त्री हैं और उन विधि शास्त्रियों का क्या दर्शन है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो विश्लेषणात्मक जो विचारधारा है वह विधि शास्त्र की एक ऐसी विचारधारा है जो कानून की वास्तविकता से संबंधित है। कानून जो है उसका ये अध्ययन करती है। इस विचारधारा ने कानून के विभिन्न तत्व, कानून, राज्य, संप्रभुता, अधिकार इत्यादि का विश्लेषण किया है, जिसकी वजह से इसका नाम विश्लेषणात्मक विचारधारा पड़ा। इस विचारधारा को पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। विधि शास्त्री जो पॉजिटिव जो दर्शन है, इसका अर्थ है कि वह कानून जो वास्तव में है या पाया जाता है, न कि जो कानून होना चाहिए, और टू भी नहीं, जो होना चाहिए वो नहीं, जो वास्तव में जो कानून है और जो पाया जाता है उसका ही जो अध्ययन है वह विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा के अधीन किया जाता है। उसी का विश्लेषण विश्लेषणात्मक विचारधारा कहती है। इस विचारधारा का सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सबसे अधिक जो आदेश हैं उस आदेश को सबसे ज़्यादा ये महत्व देती हैं। विभिन्न तथ्यों का
विश्लेषण एवं उनका वर्गीकरण करती है। यह स्थिर सामाजिक दशाओं में जो आदेश है, ये स्थिर सामाजिक दशाओं में अधिक फलता फूलता है तथा यह प्राकृतिकवाद की जो विचारधारा है उसका एक तरह से बुनियादी रिएक्शन के तौर पर विश्लेषणात्मक विचारधारा को जन्म हुआ है। यह मनुष्य के इस व्यवहार से संबंधित है, न कि होना चाहिए और टू व्यवहार से संबंधित। इसके समर्थक या कहें कि इसमें बड़ा योगदान देने वाले जो विधि शास्त्री हैं, जॉन ऑस्टिन, जो कि 1790 टू 1859 तक उनका काल रहा, उनकी वजह से एक तरह से ये बहुत फली फूली और उनके योगदान के कारण ही उन्हें अंग्रेजी विधि शास्त्र का जनक, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। उनकी जो प्रमुख कृति है, जो किताब है, प्रमुख पुस्तक है, उसका नाम है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, जो कि 1832 में प्रकाशित हुई। 1832 में जो है इसको प्रकाशित हुए। ऑस्टिन के अतिरिक्त सामंड भी इसके प्रमुख विधि शास्त्री हैं और हेफील्ड भी इसके प्रमुख विधि शास्त्रियों में से एक माने जाते हैं। ये विधि शास्त्र की जो विचारधारा है विश्लेषणात्मक, ये अनुशस्ति पर, लीगल सैंक्शंस पर ये अधिक ध्यान देती है। लीगल सैंक्शन का मतलब जो दंड है, आपराधिक विधि में सजा होना, ये भी साधारण कारावास या कठोर कारावास का हो सकता है, दंड या जुर्माना हो सकता है, राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, संपत्ति की जब्ती की जा सकती है, देश निकाला दिया जा सकता है। ये सब एनालिटिकल जो विधि शास्त्र हैं उसकी एक कहें कि एक ज़रूरी चीज़ है कि अनुशस्ति होगी। अनुशस्ति क्रिमिनल की भी हो सकती है और अनुशस्ति दीवानी विधि में भी हो सकती है। दीवानी विधि में क्षति है, कॉस्ट है, प्रतिस्थापन है, रेस्टिट्यूशन, विशिष्ट पालना है, इंजंक्शन, व्यादेश जो टेम्परेरी या परमानेंट इंजंक्शन हो सकता है, वो भी है। इसी के माध्यम से ये जो विचारधारा है वो अपनी बातों को मनवाती है। अर्थात जो थ्योरी है, जो कमांड है, वो कमांड के पीछे क्या है, जो आदेश है उस आदेश के पीछे क्या है, उस आदेश के पीछे शास्त्री है। अर्थात यदि हम उस का पालन नहीं करेंगे तो हमको दंड दिया जा सकता है। ये विधि शास्त्र की एनालिटिकल स्कूल इस बात को स्पष्ट करता है, इस बात को वह मान्यता प्रदान करता है, इस बात पर वह सबसे अधिक जोर देता है। एनालिटिक स्कूल के और जो विचार हैं वो इस प्रकार से हैं। ये कानून पर विचार करता है। ऑस्टिन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है उसके अनुसार कानून का अर्थ है किसी बुद्धि युक्त प्राणी द्वारा, किसी बुद्धि युक्त प्राणी जो कि उसकी शक्ति के अधीन हो, के मार्गदर्शन के लिए बनाए गए जो नियम हैं उन्हीं को ऑस्टिन कानून या उसका कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ उसको बोला, उसको माना है कि एक सुपीरियर के द्वारा अपने अधीन रहने वाले जो बुद्धि युक्त प्राणी हैं उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं वही क्या है, वही विधि है। अतः कानून क्या है, राजा की आज्ञा है। लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन।
सपोर्टेड बाय सैंक्शन, जो कि किससे सपोर्टेड है? सैंक्शन से, शास्ति से। कमांड थ्योरी कहती है कि यदि आप राजा जो सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब जो उसके ऊपर है, जिसको किसी भी तरह का एक सुपीरियरिटी उसको मिली हुई है, चाहे वो चुनाव के माध्यम से मिली हुई हो, चाहे वो राजा के तौर पर मिली हुई हो, जिसको अधिकार मिला हुआ है, और उस अधिकार के तहत वो क्या करता है? अपने अधीनस्थों को आज्ञा देता है। और अधीनस्थ उसकी आज्ञा को मानने के लिए क्यों बाध्य हैं? वो इसलिए बाध्य हैं कि यदि उन आज्ञा को नहीं माना जाएगा तो वह शास्ति के साथ मिलेगा, अर्थात उन अधीनस्थों को वो दंड प्रदान करने की स्थिति में होगा। इस तरह के कानून को ही ऑस्टिन के द्वारा कानून माना गया है। कानून क्या है? वो ये कहता है कानून क्या है, इसका ही हमें अध्ययन करना है। क्या कानून क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन जो है उसके द्वारा एनालिटिकल स्कूल के तहत नहीं माना गया है। ऑस्टिन ने कानून के दो भागों में बांटा, लॉ प्योरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्योरली सो कॉल्ड। उचित तौर पर कहे जाने वाले कानून व अनुचित तौर पर कहे जाने वाले कानून। ऑस्टिन उचित तौर पर कहे जाने वाले कानून को ही विधि शास्त्र की परिधि में मानते हैं। अनुचित तौर पर कहे जाने वाले कानून सिर्फ पॉजिटिव मॉरलिटी हैं, उनको वह कानून नहीं मानता है। जिनके पीछे पॉजिटिव मॉरलिटी के पीछे सैंक्शन नहीं है, वो उस काम करने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई दायित्व है, उस दायित्व को यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो वो है आपके लिए क्या होगा? आपके लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जाएगा और आपको दंड दिया जाएगा। जैसे कि कहीं आग लग गई, आग लगने पर जो फायर ब्रिगेड का कर्मचारी है, फायर ब्रिगेड है, उसका ये उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे आग को बुझाए और जो व्यक्ति हैं उनको बचाव करे। लेकिन एक तालाब में एक व्यक्ति डूब रहा है, आपको तैरना आता है, लेकिन आप किनारे पर खड़े हुए हैं और आप उसको नहीं बचाते हैं, तो आप ये जो इसके पीछे कोई सैंक्शन नहीं है, आप का ये दायित्व नहीं है, केवल क्या है? ये केवल पॉजिटिव मॉरलिटी है, आपको इसके लिए दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन यदि कोई ऐसी अथॉरिटी है जो कि तालाब के किनारे, जिसको इसलिए अपॉइंट किया गया है कि वह डूबते आदमी को बचाए, और वह अपने काम में नहीं करता है, तो इसके लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो जो वास्तविक रूप से कानून क्या है? जो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, उचित तौर पर कहे जाने वाले और अनुचित तौर पर कहे जाने, दो उनको उनके द्वारा बांटा गया है। उचित तौर पर कहे जाने वाले कानून, पॉजिटिव लॉ, वे कानून हैं जिनको ग्राह्यता की शक्ति होती है, तथा इस प्रकार के कानूनों की श्रेणी में जो है जो चीज़ें आती हैं उनमें है भगवान के द्वारा निर्मित कानून, मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के लिए निर्मित कानून। जो कानून जो बनाए गए हैं, जो एक्ट जो बनाए गए हैं, वो सब इसी श्रेणी में आते हैं। राजनीतिक वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा निर्मित कानून, विधानसभा के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, वो सब इस तरह के कानून हैं। राजनीतिक वरिष्ठों या विधिक अधिकारों के अनुरूप नहीं बने कानून, वो केवल जो है विधायत्मक नैतिकता हैं और उनको कानून की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। अनुचित तौर पर कहे जाने वाले कानून, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, उसमें उन्होंने सदृश कानून, लॉ ऑफ एनालॉजी से संबंधित कानून शामिल किए गए हैं। फैशन से अंतर्राष्ट्रीय विधि को उनके द्वारा इस तरह के कानून माना गया है। लाक्षणिक रूप से कही जाने वाली विधि, इसमें ऑस्टिन गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि को शामिल किया है। ये प्राकृतिक की एक रूपताओं को बदलाने वाले नेचर को जो है इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार से उन्होंने इसको शामिल किया है।
अंतर्राष्ट्रीय विधि को जो ऑस्टिन है वो कानून नहीं मानता, क्योंकि इस विधि को विधि इसलिए नहीं मानते कि अनुचित तौर पर कही जाने वाली विधि की श्रेणी में उनको रखते हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई शक्ति नहीं है, इसका कोई पालन नहीं करता है। इसका पालन सिर्फ दो कारणों से ही होता है, डर या निजी स्वार्थ, फियर एंड सेल्फ। उसके कारण, डर के कारण होता है। युद्ध, डर कैसे? युद्ध का, प्रतिकर का, बलपूर्वक प्रतिकर, शांतिपूर्ण अवरोध, नाकाबंदी, हस्तक्षेप, इस तरह के कार्य अंतर्राष्ट्रीय समाज के द्वारा किए जा सकते हैं, इस कारण डर होता है। निजी स्वार्थ की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मामलों का सबसे ज़्यादा पालन होता है। लेकिन जिस तरह से राज्य विधि में जिस तरह का सैंक्शन का काम है, इस तरह अंतर्राष्ट्रीय विधि में इस तरह की किसी शास्ति का अभाव होने के कारण ऑस्टिन ने उनको उस स्तर का विधि नहीं माना जो कि डोमेस्टिक जो लॉ है, जो घरेलू जो कानून है, क्योंकि उसके पीछे किसी तरह की कोई शास्ति नहीं है, सैंक्शन नहीं है। संप्रभुता, ऑस्टिन ने संप्रभुता पर जो विचार व्यक्त किए हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, और लोग तो संप्रभुता को ऑस्टिन की संप्रभुता के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान समय में इसका कोई भी स्थानापन्न जो विद्वान है वो नहीं निकाल सके। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु में सकारात्मक व नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव लक्षण पाए जाते हैं। सकारात्मक लक्षण वह हैं जो एक निश्चित समाज पर उस निश्चित राजनीतिक संप्रभु की आज्ञा पालन से बाध्य है। नकारात्मक लक्षण यह है कि वह राजनीतिक संप्रभु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, संप्रभु के अधीन नहीं है। पहले का आंतरिक व दूसरे का बाध्य करते हैं। अतः जब भी निश्चित राजनीतिक श्रेष्ठ व्यक्ति दूसरे किसी की बात को मानने की स्थिति में नहीं होता, वह अपनी बात दूसरों से मनवाने की स्थिति में होता है, तो वह उस समाज में संप्रभु का सर्वोच्च माना जाता है। इसको हम उदाहरण के लिए समझें कि जब हम जो परतंत्र थे, गुलाम थे, तो उस समय भी 1935 के एक्ट के तहत यहाँ पर शासन विद्यमान था, और उस शासन की जो प्रणाली थी उससे सभी नागरिक बाध्य थे। तो उन नागरिकों के लिए तो वो संप्रभुता, वो जो संप्रभुता थी वो संप्रभुता पूर्ण नहीं थी। वह किसके अधीन था? वह इंग्लैंड के शासक के अधीन था, इंग्लैंड के राजा के अधीन था, इंग्लैंड की संसद के अधीन था। तो ऐसी स्थिति में 1947 से पूर्व हम एक संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। संप्रभुता के संबंध में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही लक्षण होने जरूरी है। सकारात्मकता का मतलब उसकी बात सब माने, नकारात्मक का मतलब कि वह किसी की बात उसके ऊपर मनवाई ना जा सके, तभी ऐसे समाज में उसको हम संप्रभुता का दर्जा दे पाएंगे, संप्रभुता उसकी मान्य मानी जाएगी। संप्रभुता में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। एक निश्चित समाज होना चाहिए, उस निश्चित व्यक्ति या समूह होना चाहिए, लगातार जो है वो चलता रहने की स्थिति में होना चाहिए, किसी को रोक टोक या उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, अपनी आज्ञा मनवाने की शक्ति होनी चाहिए, शक्ति हस्तांतरण योग्य होनी चाहिए, अपहार्यता होनी चाहिए, और इस तरह की यदि संप्रभुता है तभी उसको वास्तविक संप्रभुता मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो ये जो है हमने ऑस्टिन के बारे में कुछ जाना। इससे आगे की जो ऑस्टिन के संबंध में हम चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।